तो अब हम देखने जा रहे हैं आर्तव चक्र, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आर्तव चक्र के बहुत सारे नाम हैं हिंदी में, तो एक एक नाम देखते हैं। सबसे पहला है रजोधर्म चक्र, ठीक है, रजोधर्म चक्र। एक और नाम है मासिक चक्र भी इसे कहते हैं, और इसे एक और नाम है ऋतु चक्र, है ना, ऋतु चक्र या माहवारी, ये माहवारी चक्र या माहवारी भी कहते हैं। तो ये आर्तव चक्र के बहुत सारे नाम हैं, और इंग्लिश में केवल एक नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, देखो भाई, स्तनधारी जो मादाएं हैं, है ना, उनमें होती है। तो स्तनधारी मादाओं में भी केवल उनमें होती है जो जिनका क्या होता है, कपाल, जो खोपड़ी आकार रहती है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो जिनका खोपड़ी आकार बड़ा होता है उन्हें कहते हैं प्राइमेट्स। तो जो प्राइमेट्स रहते हैं, प्राइमेट्स कौन कौन से होते हैं, एक मनुष्य हो गया, एक कपी हो गया, और एक बंदर हो गया। तो ये कपी में बहुत सारे आते हैं। कपी मतलब होता है एप्स वगैरह हो गया, गोरिल्ला हो गया। तो इन सब में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, मेंसेस होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, तो मादा मनुष्य, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो मादा मनुष्य पे बात करेंगे। तो ये जो साइकिल होता है जब स्टार्ट होता है, जब मैच्योरिटी एज होती है 12 से 13 वर्ष या 10 से 12 वर्ष। तो 12 से 13 वर्ष में क्या होता है, आर्तव चक्र प्रारंभ होता है। और जब पहला क्या होता है, आर्तव होता है, जिसे हम सर्वप्रथम आर्तव या रजोस्त्राव कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मतलब रजोस्त्राव जो होता है पहला, उसको हम कहते हैं मेन आर्च, ठीक है, मेन आर्ची बोलते हैं, मेन आर्ची या मेन आर्च, रजो दर्शन। तो रजो दर्शन पे कहते हैं जब पहला क्या होता है, रजोस्त्राव होता है, या पहला क्या होता है, मेंसेस होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, यह लगभग कितने दिन का होता है, 28 से 29 दिन की उसमें पीरियड्स में होता है, मतलब 28 से 29 दिन में ही होता है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसी कारण देखो, इसी कारण इसको मासिक चक्र भी कहते हैं। एक महीने का हो रहा है ना, तो मासिक चक्र, इसी कारण इसे कहते हैं। अब ये होता क्यों है, देखो भाई, ये हार्मोन इसे नियंत्रित करता है, और ये होता क्यों है अभी हम आगे देखेंगे। तो हार्मोन कौन सा नियंत्रित करते हैं, एक तो होता है जो हमारा हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि हमारे किसके हार्मोन है, अंडाशय हार्मोन है, ओवरी जो हार्मोन है, ठीक है। लेकिन ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलवा कौन रहा है, एलएच और एफएसएच, जो कि कहाँ के हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि वाले हार्मोन है, ठीक है, एलएच और एफएसएच। एलएच जो है वो किसका निर्माण करवा रहा है, प्रोजेस्टेरोन का, और एफएसएच किसका निर्माण करा रहा है, एस्ट्रोजन का। अब आगे देखो, 28 दिनों में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो इसमें 4 भाग हैं, मतलब 4 पार्ट्स हैं इसके अलग अलग। तो 4 भाग कौन से हैं, पहला क्या है, रजोस्त्राव अवस्था, मेंस्ट्रुएशन फेज, जो कि होता है 1 से 5 दिन तक का होता है ये, ठीक है। और इसमें तीसरे, चौथे, 5वें दिन, मतलब 3 दिनों में क्या होता है, रजोस्त्राव होता है, मतलब कि ब्लडिंग होती है, ठीक है, रक्त स्त्राव होता है, ठीक है, मेंसेस जिसे हम कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं। अब प्रोजेस्टेरोन इसमें क्या होता है, स्तर कम हो जाती है। अब देखो प्रोजेस्टेरोन क्या होता है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन रहता है, जो कि कौन निकाल रहा है, हमारा एलएच, है ना, एलएच हार्मोन निकाल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकाल रहा है, किसको, प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। और इसकी पूरी की पूरी विधि थी, फिर प्रोजेस्टेरोन किस तरीके से निकल रहा है, जब हमारा कौन सा बड़ा ल्यूटिन वर्णक मिल जाता है, किसके साथ, जो हमारी टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका है, फॉलिकल है, उसके साथ मिल जाता है। तो फिर क्या वो कहलाती, ग्राफियन पुट्टिका कहलाती है, ग्राफियन पुट्टिका कहलाती है कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम ही क्या करवाती है, कार्पस ल्यूटियम से ही निकलता क्या है, प्रेरित करवाता है कौन, एलएच, और निकलवाता क्या है, एस्ट्रोजन। तो इस तरीके से हम पढ़ चुके हैं। अब एस्ट्रोजन जो है ना, मान लो कि यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन निकलवाता है, और प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होता है। तो प्रोजेस्टेरोन के स्तर, और ये प्रोजेस्टेरोन करता क्या है, देखो यही बता रहा हूँ। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो गर्भाशय की जो भित्ति है, एंडोमेट्रियम, वो एंडोमेट्रियम की देखभाल जो करता है वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। और जो एस्ट्रोजन रहता है वो निर्माण करता है उन भित्तियों का, किसकी, एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की भित्तियों का। तो ये देखभाल करता है। अब मान लो यही नहीं रहेगा तो फिर देखभाल खत्म हो जाएगी, किसकी भाई, गर्भाशय की, एंडोमेट्रियम की। तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम टूटती है, किसकी वजह से, प्रोजेस्टेरोन की स्तर कम होने की वजह से। तो एलएच की भी स्तर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम
एंडोमेट्रियम है वो टूटती है। अब वो टूटेगी तो इसके सेल बिखरेंगे, सेल बिखरेंगे तो ब्लड निकलेगा, अब वो ब्लड होगा उसमें, ठीक है। ये टूटती क्यों, ये भी अभी आगे हम देखेंगे। तो ब्रेकडाउन होने पर रजोस्त्राव होता है, जिसमें से द्वितीय अंडक भी उसके जो बचे कुछ अवशेष हैं, जैसे वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया, 28 से 48 दिन तक उसकी अवधि रहती है, खत्म हो गया, तो अब उसके भी अवशेष इसमें क्या हो जाएंगे, रजोस्त्राव में चले जाएंगे, ठीक है। किसके टूटने पर, एंडोमेट्रियम के। अब दूसरा है पुटक अवस्था या निर्माणकारी अवस्था, या इसे हम फॉलिकल फेज बोलेंगे या प्रोलिफेरेटिव फेज, है ना। अब इसमें होता क्या, देखो पुटक अवस्था हमने अभी पढ़ा है पुट्टिकाओं के बारे में कि किस तरीके से ग्राफियन पुट्टिका बन रही है। पहले प्राथमिक पुट्टिका बनी, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर ग्राफियन पुट्टिका कहला रही है। अब वो ग्राफियन पुट्टिका क्या करेगी, उसकी जो थीका इंटरमा है वो निर्माण करेगी एस्ट्रोजन का। तो यहाँ पर भी वही है। अब यहाँ पर जब ग्राफियन पुट्टिका मतलब यहाँ पर पहले बनेगी, है ना, इस अवस्था में, और ये अवस्था 6 से 13 दिन की होती है, 6 से 13। अब 1 से 5 दिन हो गया जिसमें कि क्या हो रहा है, रजोस्त्राव हो रहा है। अब 6 से 13 दिन तक क्या होता है, हमारी पुट्टक अवस्था होती है, निर्माणकारी अवस्था चलती है, और ये 8 दिन तक अवस्था चलती है, ठीक है, पुट्टक अवस्था। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण होता है, एस्ट्रोजन निकलता है। अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है, मैंने अभी बताया था, ये निर्माण करेगा किसका, एंडोमेट्रियम की भित्तियों का। जो अभी एंडोमेट्रियम टूटी है, गर्भाशय की भित्ति, उसका फिर से निर्माण करेगा जो टूटी भित्ति है, कौन, हमारा एस्ट्रोजन, जो कि किससे निकल रहा है, एफएसएच का। तो यहाँ पर एफएसएच का स्तर और किसका स्तर बड़ा रहेगा, एस्ट्रोजन का स्तर, ठीक है। तो एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण करता। तो पुटक अवस्था हो गई। अब तीसरी अवस्था कौन सी है, तीसरी अवस्था को हम कहते हैं अंडोत्सर्ग अवस्था। हाँ, ये जो अवस्था है सबसे छोटी अवस्था, इसे ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। अब ये ओव्यूलेटरी फेज 14वें दिन की है। 1 से 5 दिन की हो कौन सी, रजोस्त्राव अवस्था। उसके बाद 6 से 13 दिन की कौन सी हुई, अभी हमारी पुटक अवस्था, जिसको हमने बोला है फॉलिकल फेज, और उसके बाद फॉलिकुलर फेज, और उसके बाद अब ये 14वें दिन की केवल 1 दिन की कौन सी होगी, अंडोत्सर्ग ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। अब ये ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, क्या होता है कि जो हमारा, अब हमने क्या बना दिया, ग्राफियन पुट्टिका बना दिया। अब ये ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ना है, तो तोड़ने का काम कौन करेगा, एलएच। अब एलएच तोड़ेगा इसे तो एलएच का स्तर बढ़ जाएगा। एलएच क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरोन, है ना। तो एलएच का स्तर बढ़ेगा। अब ये एलएच जैसी वो ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, द्वितीय अंडक। ये द्वितीय अंडक बाहर जाएगा फैलोपियन नलिका में, तो इसी को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं, और यही अवस्था अंडोत्सर्ग कहलाती है। द्वितीय अंडक का कहाँ जाना, फैलोपियन नलिका बाहर जाना, है ना, मतलब वहाँ कौन से उसमें रहना, जिसका नाम है तुम्बिका, है ना, इम्प्यूला में रहना, और इसी को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन, ठीक है। तो वहाँ पर बस यही होगा। और यहाँ पर जो द्वितीय अंडक है उसकी जो अवधि होती है 24 से क्या होती है, 48 घंटे तक रहती है। और यहीं पर क्या होता है, आवर्त का जो मध्य दिन है, ये जो 14वां दिन है, अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन फेस है, इसी में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं किसके, निषेचन होने के, ठीक है, निषेचन होने। क्योंकि क्या कर रहा है, द्वितीय अंडक वहाँ इंतजार कर रहा है किसका, शुक्राणुओं का निषेचन होने के लिए। तो ये चीज़ हो गई। अब चौथी अवस्था है स्त्रावी पित्तपिंड। अब ये जो अवस्था है 14वें दिन के बाद 15 से 28 दिन तक मान लो, तो 15 से 28 दिन तक ये चलती है। तो मान लो ये कितने दिन हो गए, 8 5 कितने होते हैं, 13 दिन तक। तो 13 दिन तक पित्तपिंड अवस्था, या इसे स्त्रावी अवस्था भी कहते हैं, या कार्पस ल्यूटियम अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं, ल्यूटियल फेस या सेक्रेटरी फेस, है ना। तो कार्पस ल्यूटियम यहाँ नाम आ रहा, तो हमें पता है कार्पस ल्यूटियम क्या करता है। कार्पस ल्यूटियम जो होता है एक ल्यूटिन वर्णक जो होता है उससे बना हुआ होता है, और ये ग्राफियन पुट्टिका ही होती है जो टूटी हुई होती है, और ये आगे जाके इसका निर्माण करता है, ये आगे जाके निर्माण करता है प्रोजेस्टेरोन का। अब क्यों प्रोजेस्टेरोन का निर्माण हो रहा है, देखो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का इस वजह से निर्माण हो रहा है क्योंकि हमारा द्वितीय अंडक वह इंतजार कर रहा है। अब ये इंतजार कर रहा है किसका, शुक्राणुओं को लाना है किससे, गर्भाशय से तो आएंगे, गर्भाशय के रास्ते से। तो गर्भाशय को अच्छा करना है, तो अच्छा मतलब कि उसकी मरम्मत करनी है ना, देखभाल करनी है। तो इसी वजह से प्रोजेस्टेरोन निकला है इस चौथी अवस्था में। अब ये क्या करेगा, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को बनाए रखेगा। अब ये किस तरह से बनाए रखता है, गर्भाशय में ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथियों से निकलता है श्लेष्मा,
कुछ श्लेष्मा होता है ना, लिक्विड रहता है, और वो श्लेष्मा ग्रंथियों में क्या करता है, उन ग्रंथियों की मरम्मत करता है, और उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम है वो कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है ना, उसकी भित्ति मोटी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा, प्रोजेस्टेरॉन ने उसको बढ़िया अच्छे तरीके से कर दिया ताकि उसमें से क्या आ जाए, हमारे शुक्राणु आ जाए। क्या कितने दिन की होगी अवस्था, 13 दिन की, 15 से लेकर 28 दिन तक, ठीक है। अब मान लो यदि निषेचन नहीं हुआ, तो यदि निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा भाई, प्रोजेस्टेरॉन की स्तर कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो द्वितीय अंडक है उसको बाहर भेजना है, हमें निकालना है, ताकि फिर से एक और द्वितीय अंडक बने, फिर से वही चीज़ हो, ठीक है। तो यहाँ पर पुनः क्या हो जाएगा, पुनः फिर से स्टार्ट हो जाएगी मेंस्ट्रुअल फेस, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चालू हो जाएगी हमारी, रजोधर्म जो चक्र है, या इसे हमने क्या कहा है, आर्तव चक्र, है ना, ये फिर से चालू हो जाएगा। तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा और किसका स्तर बढ़ जाएगा, FSH का स्तर बढ़ जाएगा, और ये FSH फिर से क्या करेगा, निकलवाएगा किसको, एस्ट्रोजन को, और एस्ट्रोजन निकलेगा, है ना। और यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम होने पर क्या होगा, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है वो टूटेगी, और एंडोमेट्रियम टूटने से फिर से पुनः वही सारी चीज़ें होगी। तो यहाँ पे यही मैंने लिखा, यदि निषेचन नहीं होता तो प्रोजेस्टेरॉन की स्तर कम करनी होगी, अतः कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगी। और ये भी है, कार्पस ल्यूटियम जो बनी है, जो प्रोजेस्टेरॉन को निकलवाती है ना, तो वो नष्ट हो जाएगी। अब जब कार्पस ल्यूटियम नष्ट होती है तो ये जो होती है परिवर्तित हो जाती है कार्पस एल्बिकेन में। अब ये कार्पस एल्बिकेन्स क्या होता है, कार्पस एल्बिकेन्स एक सफ़ेद क्या होता है, सफ़ेद रंग का संरचना होती है एक तरह की, है ना। वह फिर से क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो धर्म चक्र पुनः स्टार्ट हो जाता है, फिर से होने लगता है। अब मान लो यदि निषेचन हो गया, यहाँ नहीं हुआ था, यदि निषेचन हो गया, शुक्राणु आ गए, उसके बाद भ्रूण बनेगा, तो भ्रूण कहाँ बनेगा, ये सब अवस्थाएं कहाँ होगी, गर्भाशय में होगी, और गर्भाशय को क्या करना पड़ेगा, सुरक्षा देनी पड़ेगी व इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन की क्या करनी पड़ेगी, स्तर बढ़ानी पड़ेगी ना, ताकि वो सब देखभाल हो, तो प्रोजेस्टेरॉन की स्तर बढ़ेगी। लेकिन जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है तो ये कार्पस ल्यूटियम भी बना रहेगा, कार्पस ल्यूटियम भी प्रोजेस्टेरॉन को निकालेगा, है ना। तो एक और चीज़ है कि जब प्रोजेस्टेरॉन की स्तर बढ़ती है तो ये प्रोजेस्टेरॉन एक चीज़ का निर्माण और करता है, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, अपरा। तो ये अपरा का निर्माण करता है। और एक और चीज़ होती है, जब ये प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है तो यहाँ पर GnRH जो कि हमारी हाइपोथैलेमस से निकाल रहा था, हाइपोथैलेमस से निकल रहा था GnRH, उसकी स्तर कम कर देती है। अब ये स्तर कम हो गया, बंदी हो जाएगी, तो LH FSH नहीं निकलेगा, अगर पीयूष से प्रेरित नहीं करेगा ना, तो यहाँ पर FSH नहीं निकलेगा, तो क्या होगा भाई, सॉरी LH नहीं निकलेगा तो प्रोजेस्टेरॉन बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, LH से ही तो प्रोजेस्टेरॉन बन रहा था, मतलब यही प्रेरित कर रहा था। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जो हमारी अपरा है ना, अपरा जो है वो क्या करेगी, HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन, है ना, गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन एक तरह का हार्मोन है ना, वो निकालेगी, जो कि प्रेरित करेगा किसको, हमारे कार्पस ल्यूटियम को, जो कि कार्पस ल्यूटियम और प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा GCG से, ठीक है, HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCG क्या करेगी, प्रेरित करेगी, जो कि अपरा से निकल रही है, ठीक है। अब मान लो जो प्रोजेस्टेरॉन है ये केवल और केवल अगर ये सब नहीं निकलता तो 3 महीने तक, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 3 महीने तक कार्य करता रहता है, ठीक है। और तो 3 महीने तक करता रहेगा, GnRH बंद कर देगा तो उससे अपरा निकालेगी HCG, और ये HCG क्या करेगी, प्रेरित करेगी कार्पस ल्यूटियम से, और प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। तो इस तरीके से इनिशिएशन के बाद चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ख़त्म करा है आर्तव चक्र, जिसके 4 साइकिल होती है, जिसके 4 क्या होते हैं, भाग होते हैं, 4 पार्ट में ये पूरी साइकिल प्रारंभ होती है। पहला जो है वो है स्त्रावी, जिसको रजोस्त्राव अवस्था मेंस्ट्रुएशन फेज बोला है, जो कि 1 से 5 दिन तक होती है। दूसरा था हमारा पुटक अवस्था, जिसे हम निर्माणकारी अवस्था बोल रहे हैं, है ना, जो कि जिसको हमने इंग्लिश में बोला है फॉलिकल फेज, है ना, या तो प्रोलिफेरेटिव फेज, जो कि कितने दिन का, 6 से लेकर 13 दिन तक होता है, मतलब 8 दिन तक चलता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी अवस्था कौन सी आती है, केवल 1 दिन की, जिसको हम कहते हैं
अंडोत्सर्ग, है ना, ओव्यूलेशन, तो ये ओव्यूलेटरी फेस होती है जो कि केवल एक दिन का 14वें दिन में होता है। और 15 से लेकर 28 दिन तक या 29 दिन तक क्या होता है, ये 13-14 दिन का कौन सा फेस होता है, आखिरी फेस, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम फेस, या इसका एक और नाम है सेक्रेटरी फेस, है ना, पिंड अवस्था या स्रावी अवस्था, ठीक है, ल्यूट्रल फेस या सेक्रेटरी फेस। तो ये इसके बाद पूरी अगर निषेचन होता है तो उसके ऊपर निषेचन के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अब खत्म करी, क्या, आर्तव चक्र।